अशोक भाई साहब आपके पास आ रहा हूं। एक चीज मुझे जरा ये बताइए अशोक माथुर भाई साहब, कि राजस्थान में भाई बहुत दिनों से पार्टी है आम आदमी पार्टी। अब वो कह रही है कि हम राजस्थान में आएंगे और राजस्थान में इलेक्शन में हमें इतनी आप हम तब नहीं आएंगे अगर हमें पंजाब और दिल्ली छोड़ दिए, जो मूल हमारा जो मूल आज की डिबेट का विषय है। मैं जरा आपसे समझना चाह रहा हूं कि आम आदमी पार्टी का आज राजस्थान में क्या बेस है। एक बीच बीच में खबरें आती हैं कि सचिन पायलट टूट के चले जाएंगे, सचिन पायलट टूट के चले जाएंगे। ये फैक्ट है कि अगर सचिन पायलट टूट के चले जाते हैं आम आदमी पार्टी में तो वो एक फेस हो सकते हैं, जो जो एक फैक्शन जो कांग्रेस के अंदर का जो गुस्सा होगा। लेकिन उसके अलावा मैं जरा राजस्थान के बारे में आपसे समझना चाह रहा हूं, और लार्जर जो विपक्ष की बात है उसमें इस तरह का स्टेटमेंट उस इलेक्शन उससे जस्ट पहले, मेरा फिर वही प्रश्न है, 23 तारीख की मीटिंग से पहले ये स्टेटमेंट आना का मतलब क्या है? मतलब यह है कि ही इज टेस्टिंग द वाटर, मतलब यह है कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस इस तरह से प्रेशर में आए, या वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं कि हमें इस गठबंधन में ना आना पड़े? मैं तीनों ऑप्शंस में आपसे अशोक माथुर साहब समझना चाह रहा हूं। पहले बात तो मैं ये स्पष्ट कर दूं कि आम आदमी पार्टी का राजस्थान में कोई बड़ा जन आधार नहीं है। सचिन पायलट अगर आम आदमी पार्टी में जाते हैं तो वो भी इतने कंट्रोवर्शियल हो गए हैं, उसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को नहीं मिलने वाला। राजस्थान जो फ्यूडल स्टेट है, इस फ्यूडल स्टेट में जातिवाद का बड़ा बोलबाला है। जातीय समीकरणों में जो फिट हो जाएगा अपने अपने उम्मीदवारों को ले आएगा। और जातियों में भी क्या खूबी होती है कि जातीय राजनीति में भी जो सुपरमैन है, जो बड़ा परिवार है, उनका बोलबाला होता है। वो परिवार किन के साथ है, उनके साथ वोटों का समीकरण बैठता है। वो लोग वोट पोल करा लेते हैं, पोलिंग मशीन पे उन्हीं का होल्ड होता है, क्योंकि अधिकांश वोटर जो है वो दूर दराज के इलाकों में, गाँव में होता है। आम आदमी पार्टी के बारे में मेरे दिमाग में बहुत अच्छी इमेज थी, और मैं ये सोच रहा था कि वो पढ़े लिखे इतने विद्वान लोगों की पार्टी है, तो कांग्रेस या दूसरी पार्टी से जब बात करेंगे तो अपना कोई मैनिफेस्टो, अपना कोई घोषणा पत्र, अपना कोई राजनीतिक कार्यक्रम लेके बात करेंगे। वो लोगों से बात करेंगे कि हमने शिक्षा में ऐसे सुधार किया, आप कैसे सुधार करेंगे। वो ये बात करेंगे कि हम बेरोजगारी मिटाने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, आपके पास क्या फार्मूला है। कॉन्ट्रैक्ट लेबर्स के मामले में वो बात करेंगे, किसानों के बारे में वो बात करेंगे। लेकिन ये बातें तो अभी किसी जगह सुनने में नहीं आ रही। जहाँ तक वो जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे दो वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने बात उठाई, वो भी बड़ी गंभीर बात है। क्योंकि जब मैं देखता हूँ कि जो करप्शन विरोधी आंदोलन था, उस वक्त में अरविंद जी केजरीवाल और बहुत सारे लोग जो एनजीओ वाले थे, वो लोग विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं के बीच में रहते थे, और बड़ी विदेशी फंडिंग एजेंसी ने ये कहा था भारत में प्रशासनिक सुधार के लिए उनको फंडिंग भी किया गया था। इसका दस्तावेज कहीं ना कहीं मिल सकता है, और उसमें सभी लोग थे। उसके बाद जब अरविंद जी ने ये फैसला किया कि राजनीति में जाए बगैर हम देश को नहीं सुधार सकते, ये बात भी अच्छी लगती है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको राजनीति में दखल रखनी जरूरी है। लेकिन जो मूल मुद्दा था लोकपाल का, भ्रष्टाचार का, वो भी गायब हो गया इस देश में। और हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि मैं कब सीट पे किस सीट पे बैठूं, मेरे को राजगद्दी मिले या ना मिले, इसी बातों को लेके समीकरण बैठाए जा रहे हैं। गद्दी मिले या नहीं मिले, लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि आपका पॉलिटिकल मैनिफेस्टो है क्या, आपकी पॉलिटिकल विचारधारा है क्या। अगर आपके विचार नहीं मिलते, आपका कार्यक्रम नहीं मिलता, तो आज आप इकट्ठे भी हो जाएंगे तो कल बिखर जाएंगे। जो आरएसएस की जो बात चली, आरएसएस निश्चित तौर पे देश के अंदर सबसे बड़ा, देश के अंदर नहीं विश्व में सबसे बड़ा कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके पास में एक बड़ी ताले की चाबी है हिंदुत्व की, ये तो है ही उसके पास में। और दक्षिणपंथी राजनीति जो होती है, दक्षिणपंथी विचारधारा को वो बिलोंग करते हैं, जिसके अंदर सरमाएदारों और कारपोरेट को वो सपोर्ट करते हैं। तो कारपोरेट ये चाहता है कि इस प्रकार की कमजोर और इस प्रकार की स्थितियां बनी रहे। इस प्रकार की स्थितियां बनी रहने पर वो अपने लिए कोई ना कोई स्पेस ढूंढते रहते हैं। पर इन सब के अंदर, चाहे अभी नीतीश जी वहां पर हैं, नीतीश जी भी बीजेपी के साथ रहे हैं खूब, और जेपी साहब की बात चली, जो 1975 का आंदोलन था, उसकी बैकबोन में भी अगर हम जाते हैं तो उसकी बैकबोन में भी सबसे बड़ा जो ऑर्गेनाइजेशन था, उसमें नरेंद्र मोदी भी थे, उसमें शिवराज जी भी थे, उसमें आरएसएस का कैडर बहुत बड़ी तादाद में था, जो आज किसी न किसी रूप में सत्ता में है। आरएसएस का कैडर बड़ी सत्ता में था, और समाजवादी पार्टी जो तत्कालीन उस समय होती थी, जो समाजवादी विचार के जो लोग थे, वो भी उसमें थे। उसमें एक मकसद था, कांग्रेस हटाओ।
और उसमें वो लोग कामयाब भी हुए, और कामयाब होके उन लोगों ने कोई मॉडल चेंज नहीं किया। अभी भी हमारे देश के सामने मुझे जो गंभीर चिंता लगती है, आप कांग्रेस को हटा के बीजेपी को ले आए, अच्छी बात है। उस वक्त हम सब लोगों ने मिलकर के, सारे विपक्ष ने मिलकर के ये इस प्रकार की स्थितियां पैदा की कि भाई करप्शन के नाम पर बड़ा आंदोलन अन्ना हजारे के नेतृत्व में, अरविंद जी के नेतृत्व में, या क्यों कहें कितना बड़ा एनजीओ का ग्रुप इसमें लगा हुआ था, वो सब लोग लग करके। पर वो करप्शन तो नीचे के स्तर पर तो बदस्तूर जा रहा है। कभी कभी खबरें आती हैं कि वहां पे ये छापा डाल दिया गया, कोई बड़ा करोड़ों का मामला पकड़ लिया गया, लेकिन मेरे को तो ट्रैफिक पुलिस का सिपाही सता रहा है। छोटे मोटे आदमी को अदालत में नकल लेने में पैसे लग जाते हैं, छोटे मोटे आदमी को सरकारी दफ्तर की मेज के ऊपर जाने पर दंड भोगना पड़ता है, सरकार के सामने फेस करने पे दंड भोगना पड़ता है। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान के बारे में मैं विशेष तौर से कहूंगा, अशोक गहलोत ने बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की, घोषणाएं अमल में दिखाई भी देने लगी, जनता को सीधा सीधा लाभ मिल रहा है। लेकिन हम देख चुके हैं इतिहास के अंदर कि इकोनॉमिज्म से कोई राजनीतिक सत्ता स्थायी रूप से टिकती नहीं है, क्योंकि जनता में भी एक इस प्रकार का इकोनॉमिज्म डेवलप हो गया। वो कहता है, उसके अंदर ही समझ आ गई कि जो देता है उससे ले लो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वोट आप उसको डालें। अगर आप देखें तो वामपंथियों को सबसे ज्यादा वोट मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने लोगों को रोजगार के स्थायी साधन दिए, उन्होंने सर्विस रूल्स दिए, उनके आंदोलन का परिणाम था कि बोनस भत्ते क्या क्या नहीं मिला कर्मचारियों को। लेकिन कर्मचारियों में टल्ली बजाने की आदत नहीं गई, और टल्ली बजाने की आदत से मेरा मतलब क्या है कि उनका जो सांस्कृतिक परिवेश था वो कहीं और जुड़ा हुआ था, और इसी का परिणाम था कि आज वामपंथी लुप्त हो गए। अगर आप गहराई से सोचें तो इस देश का जो आज स्वरूप खड़ा है वो ट्रेड यूनियन आंदोलन और किसानों के उस आंदोलन की बदौलत खड़ा है, जिस आंदोलन के तहत हमारे देश का विकास हुआ और बेसिक विकास हुआ। और उसके आधार पर आज अभी जो रेवड़ियां बांटने की संस्कृति चली, जिसकी चर्चा बहुत होती है, अभी एक बंदे ने, साधारण से आदमी ने मुझे कहा कि अब विकास का तो कोई बांध तो बन नहीं रहा, अभी कोई बड़ा काम तो हो नहीं रहा, वो जो सारा पैसा बच रहा है, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है, हमारे जो कर्मचारी हैं जिनको 7-8 हजार रुपया मिलता है। एक बात तो सही है कि पूरे राजस्थान और पूरे देश के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट लेबर है लाखों की संख्या में, जिनको 7 से लेकर 10 हजार रुपए तक महीना मिलता है, और वो लोगों को ये छूट है इस बात की 7-8 हजार रुपए, हम जानते हैं चाय पानी भी नहीं चलता। वो कर्मचारी केवल सरकार की कुर्सी चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं कुर्सी, कुर्सी पे बैठकर वो कॉमन मैन जब उस कुर्सी के सामने जाए तो वो उसकी जेब काट सकते हैं, और उससे पैसा लेके अपने घर का आटा दाल लाद चलाते हैं। कि वो जो पैसा गवर्नमेंट के पास तनख्वाह देने का बचता है, उसी पैसे से तो ये गेहूं बांट रहे हैं, उसी पैसे से दवाइयां बांट रहे हैं, उन्हीं पैसों से पैसा कोई सरकार प्रोटेक्ट नहीं कर रही, या कोई नेता, चाहे अशोक गहलोत हो चाहे मोदी जी हो, वो कोई सोना चांदी किसी राजा की तरह पैदा तो नहीं कर रहे। ये सब हम ही लोगों का है जो घूम फिर कर हमारी जेबों में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी को अगर इस प्रकार की शर्त रखनी थी, तो कम से कम ये तो काम करना ही चाहिए था कि, मुझे पता नहीं मध्य प्रदेश की वास्तविक हालत क्या है, आम आदमी पार्टी विकास कर रही है, पंजाब में उनकी सीट आ गई, ये अच्छी बात है। उसका कारण था पंजाब का किसान आंदोलन, ये कारण नहीं था उसका कि उनका कोई बहुत बड़ा आधार है वहां पे। अब वो जो मॉडल चेंज करके दिखा देंगे तो हो सकता है राजस्थान में भी फर्क पड़े। और जहां तक ये सवाल है कि अगर आम आदमी पार्टी ने 2-3 काम बहुत अच्छे किए, उसके लिए अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद जाता है, या वो जो हमारे मित्र जेल के अंदर है उनको भी धन्यवाद जाता है कि उन्होंने शिक्षा के स्तर को सुधारा। अगर दूसरी पार्टियां उससे सीख कर उस काम को करती हैं तो हम सबको उसके लिए उसको प्रोत्साहन करना चाहिए कि भाई आप भी करिए, और करने से अच्छा ही। राजस्थान में इसका कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि अरविंद केजरीवाल जो है वो पढ़े लिखे, साथ साथ होशियार और चतुर नेता हैं। वो इस प्रकार से कोशिश कर रहे हैं कि वो, जिस प्रकार तराजू होता है, तराजू के 2 पलड़े हैं, उनके अंदर वो देख रहे हैं कि कहाँ अपने को बैठाना है। और ये बात तो सच है जो देश पांडे जी कह रहे थे कि केजरीवाल जी बहुत होशियारी के साथ बोलते हैं, और बोलना भी चाहिए, नेतागिरी भी कर रहे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, और भाई स्वयं सेवक रहे बहुत अच्छे। वो मदर टेरेसा के साथ भी उन्होंने काम किया है, दुनिया भी उन्होंने देखी है। उन्होंने जो बात कही कि साहब, वो ये कभी मोदी जी पे अटैक करना एक अलग बात है, लेकिन जो मोदी जी की जड़ है असली, आरएसएस, उसके बारे में वो कुछ नहीं बोलते। और कुछ ना बोलना
बेसिक राजनीति के बारे में क्या, जैसे अभी संसद का उद्घाटन हुआ उस वक्त हमने देखा खुद आरएसएस और इनके बीच में भी शायद अंतर्विरोध तेज हो गए। इसलिए ये कोशिश कर रही है भाजपा कि वो हिंदुओं को ये विश्वास दिला दे कि हिंदू राज्य की स्थापना की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए हिंदू वोट उनसे इधर उधर ना हो, अल्पसंख्यक या पिछड़े हुए वोट इधर उधर हो जाए। जो विपक्ष एकता की तैयारी की जा रही है उसमें केजरीवाल जी शायद खिसकना चाहते हैं, क्योंकि दिल्ली छोड़ना वो शायद नहीं चाहेंगे, वो इससे खिसकना चाहेंगे। और पंजाब उनके पास में है अभी, राजस्थान में चुनाव लड़ सकते हैं। हो सकता है कि वो ये भी सोच रहे हो, क्योंकि चुनाव आयोग का एक नियम है कि पार्टी का स्टेटस कैसे बने। पार्टी का स्टेटस, जैसे जय गुरुदेव का आपने जिक्र किया, जय गुरुदेव देश भर में बहुत उम्मीदवार खड़े कर दिया करते थे, उसका मतलब ये थोड़ी था कि जय गुरुदेव का कोई जन आधार। तो केजरीवाल जी हो सकता है राजस्थान की तमाम सीटों पे उम्मीदवार खड़े करें, लेकिन खड़े करने से उनका पॉलिटिकल स्टेटस हाई हो जाए, ऐसी संभावना मुझे नहीं लगती। और मुझे तो ये लगता है कि अगर उनको ऐसा करना है और ये जो गठबंधन की मीटिंग हो रही है उसे निकलना है, तो स्पष्ट रूप से कह दे, जिससे भाजपा को भरोसा तो हो जाए कि भाई ये हमारा दोस्त बन सकता है, क्योंकि भाजपा अभी दोस्तों को भी तलाश कर रही है। और उधर ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं कांग्रेस के साथ में मिलकर के, उन लोगों को मिनिमम राजनीतिक कार्यक्रम बना करके जनता के सामने रखना पड़ेगा, और वो रखे बगैर जनता अब यही करेगी कि भाई जिससे जो मिल रहा है वो ले लो, और लेने के बाद उनको दो या ना दो। गहलोत साहब हमारे यहाँ बड़ी कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो घोषणाएं अगर नंबर बाई नंबर आप देखें तो मुझे लगता ही नहीं कोई एक वोट भी भाजपा को या किसी और को जाएगा। तो वही जो दाना पानी उनका खा रहे हैं, दवा उनकी ले रहे हैं, रसोई गैस 500 रुपए की हो गई है, और ये सारी बातें इतनी इतनी हो रही हैं, लेकिन वोट के टाइम ऐसा नहीं होता। वोट के टाइम में जातीय समीकरणों का तालमेल होगा। आम आदमी पार्टी ने उसकी भी कोई तैयारी राजस्थान में नहीं कर रखी। उनके पास सचिन पायलट के पास बातचीत चल रही है या नहीं चल रही मुझे पता नहीं है, लेकिन भाजपा ने शायद सचिन पायलट के दरवाजे जरूर बंद कर दिए हैं, और अलग से पार्टी बनाने की क्षमता भी उनमें नहीं है। ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी उनको ले सकती है, उनका कोई छोटा मोटा लाभ भी उनको मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस को जो क्षति पहुंचाने का काम है वो तो जरूर, वो अगर यहाँ उम्मीदवार ना भी लड़ाएं तो भी करेंगे, और लड़ाएंगे तो भी करेंगे, क्योंकि जी दिल्ली उनको छोड़नी जी नहीं है। जी धन्यवाद। जी